हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएस में पढ़ रहे हैं बुक हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। देखिए, अब आपको हमने बताया था, पिछले अध्याय में आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1914 से 1918 के मध्य। इस युद्ध का ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र, यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य में ये युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे, प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें थे रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। प्रारंभ में ये देश थे। धुरी राष्ट्र में जो 3 देश थे उनमें थे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये देश थे। बाद में चलकर धीरे धीरे जो विश्व के बड़े बड़े देश थे वो सब कोई इस ग्रुप में और कोई इस ग्रुप में शामिल होता चला गया। युद्ध समाप्त हुआ 1918 को, और 1918 के इस युद्ध में 1914 से 1918 को समाप्त हो गया। इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो हुई थी मित्र राष्ट्रों की। प्रमुख रूप से धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो देश कर रहा था वो था जर्मनी, और इसी के बाद 1939 से 1945 के मध्य यही युद्ध वापस होगा, और इसे कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। ग्रुप यही रहेंगे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य ये जो विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, ये होगा 1939 से 1945 के मध्य। ग्रुप यही है, और इनका परिणाम भी वही रहेगा जो प्रथम विश्व युद्ध में रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार से मित्र राष्ट्र विजयी रहे थे, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र ही विजयी रहेंगे। हमारा जो पाठ था वो था नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। यहां सीधी सी एक थ्योरी है, हिटलर जो है वो जर्मनी का शासक है। इसका तात्पर्य यह है कि इस पाठ के अंतर्गत हम जर्मनी के इतिहास को पढ़ेंगे, और जर्मनी के इतिहास के इर्द गिर्द की जो घटनाएं हैं उन्हीं घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो पाठ शुरू होता है वो पाठ है शुरू होता है एक बच्चे से। एक बच्चा है जिसका नाम है हेलमुट। एक बच्चा था जिसका नाम था हेलमुट। इसके जो पिता थे वो चिकित्सक थे, और ये जो बात थी वो थी 1945 की। इसका तात्पर्य क्या है? ये वो समय है जब मित्र राष्ट्र के सामने धुरी राष्ट्र जो थे वो घुटने टेक रहे थे। उनकी जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही थी। उस समय की घटना है 1945 की। मैं आपको पहले ही बता चुका, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ। ये जो बात चल रही है हेलमुट वाली, वो 1945 की चल रही है। यहां एक दृश्य को दर्शाया गया है इस घटना के माध्यम से कि 1945 के बसंत की घटना थी कि एक बालक था जिसका नाम, एक जर्मन बालक था जिसका नाम था हेलमुट। उसके पिता जो थे वो चिकित्सक थे। अब इसके जो पिता हैं, ये जो पिता थे और इसकी जो माता थी वो रात में बातें कर रही थी। खाना वाना नहीं खाया था उन्होंने, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। इसके पीछे की जो दशा है वो ये थी कि जो हेलमुट
के जो पिता थे वो नाज़ी थे। ये घटना जो है हम आपको आगे चलकर बताएंगे नाज़ी क्या था। ये हेलमुट के जो पिता हैं वो नाज़ी विचारों के या नाज़ी दल से संबंधित थे। नाज़ी जो विचार है, नाज़ी जो संगठन है वो बनाया था जर्मन के तानाशाह शासक हिटलर ने। और इनके हेलमुट के जो पिता थे वो नाज़ी विचारों को मानने वाले थे। 1945 में जब ये युद्ध समाप्त हो गया या समाप्त होने की कगार पर था, तो ऐसी स्थिति में ये आपस में बात कर रहे हैं, ये इसके जो माता और पिता हैं हेलमुट के, वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अब हमारा क्या होगा, हमारे साथ भी यहूदी जो है वो उसी तरह से व्यवहार करेंगे। एक जाति है यहूदी, एक धर्म है, यहूदी धर्म के जो लोग हैं उनके साथ में नाज़ियों ने कुछ अत्याचार किए थे, शोषण किया था। और अब ये सोच रहे हैं, ये जो हेलमुट के माता पिता हैं वो ये आपस में बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जर्मन आर्य लोगों ने यहूदियों के साथ में जिस प्रकार का बुरा बर्ताव किया है, अब ये युद्ध को यदि मित्र राष्ट्र जीत गए तो हमारे साथ में भी पता नहीं कौन कौन सी किस प्रकार की हमें यातनाएं झेलनी पड़ेगी। और कुछ दिनों के बाद में 2-4-5 दिन के बाद में क्या होता है कि हेलमुट के जो पिता हैं वो अपने दफ्तर में सुसाइड कर लेते हैं। और इसके पश्चात ये जो हेलमुट है वो इतना डर जाता है, इतना सहम जाता है कि 9 वर्षों तक, 11 साल का था 1945 ईस्वी में, 11 साल का था जब इसने ये सोचना शुरू किया था। जब उसने अपने माता पिता की बात सुनी थी, हेलमुट 11 साल का था कि अब हमारा क्या होगा, ये बात कर रहे थे इसके माता पिता। कुछ दिनों के बाद में इसके पिता ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के पश्चात 9 वर्षों तक हेलमुट इतना डर गया कि हेलमुट ने कभी अपने घर पे 9 साल तक खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उसकी मां ही उसको जहर ना दे दे। अब ये जो एक ऐसा जो घटनाक्रम है उसको दर्शाने के पीछे क्या मनोदशा थी, तो वो हम आपको बता दें कि मई 1945 ईस्वी में, मई 1945 ईस्वी में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी जो है वो किस संगठन से, यानी कि इनका जो ग्रुप था वो था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी कर रहा था। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र देशों के समक्ष, मित्र राष्ट्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी हार, अपनी पराजय को इसने स्वीकार कर लिया। और इसके साथ साथ में ही जर्मनी का जो लीडर था, यानी कि यहाँ का जो शासक था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। ये और इसका एक प्रधानमंत्री था, यानी मंत्रियों में सबसे बड़ा, जिसका नाम था ग्योबल्स। उन्होंने क्या किया, जर्मनी का एक नगर है बर्लिन, बर्लिन में इन दोनों ने आत्महत्या कर ली अपने परिवार के साथ। मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और एडोल्फ हिटलर और उसके प्रधानमंत्री ग्योबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में अपने परिवार समेत, परिवार किस किस का, हिटलर का और उसके प्रधानमंत्री ग्योबल्स का, दोनों ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद में क्या हुआ, ये युद्ध था समाप्ति की ओर, लगभग समाप्त होने को ही था। अब देखिए, जर्मनी का एक नगर था जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग। यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत।
और अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत यहाँ पर बनाई गई और जो हिटलर के सहयोगी थे, उनके विचारों को जो मानने वाले थे, उनके ऊपर मुकदमा चला। क्योंकि ये जो हिटलर था, हम आपको दोबारा से एक बार बता दें, हिटलर जो था वो जर्मनी का शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का जो शासक था वो था एडोल्फ हिटलर। और यहां पर क्या हुआ, हिटलर ने अपने कुछ विचार रखे, अपने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, और ये सिद्धांत जो है वही कहलाए नात्सीवाद। हिटलर जो है वो जर्मनी में स्वयं को सबसे अलग मानता था, क्योंकि एडोल्फ हिटलर जो था वो एक जर्मन आर्य जाति का था। और जर्मन आर्य लोगों की एक खास बात होती है, नीली आंखों वाले लोग। एडोल्फ हिटलर ने अपने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, इन सिद्धांतों को कहा जाता है नात्सीवाद। ये जो था वो जर्मन आर्य था और प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के तौर पर लड़ा था ये व्यक्ति। आपको हम पहले भी बता चुके, प्रथम विश्व युद्ध भी ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था, और इसमें भी वो ध्रुवी राष्ट्र को पराजय का सामना करना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ध्रुवी राष्ट्र ने जो इस ध्रुवी राष्ट्र की जो पराजय थी प्रथम विश्व युद्ध में, इस पराजय में ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से सैनिक के तौर पर एडोल्फ हिटलर ने भी इस युद्ध को देखा था। और उन्होंने ये देखा, हिटलर ने ये देखा कि किस तरह से मित्र राष्ट्र की जो यहूदियों की सेना थी, उस यहूदियों की सेना ने जर्मन आर्य लोगों का किस तरह से सफाया किया था। और जब ये शासक बना, तो शासक बनने के बाद में वो जो था, ये एडोल्फ हिटलर जो था, जब उसने ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का जो कारण था वो यहूदी थे, उसका मानना था ये, इसलिए वो घृणा करता था यहूदियों से, और उसने अपने शासनकाल में जो नीतियां बनाई, जो सिद्धांत बनाए, वो भी यहूदी विरोधी बनाए। और इस सिद्धांतों को जो मानने वाले लोग हैं वो नात्सीवाद कहलाए, नात्सीवादी, नात्सी दल के लोग। यहां फिर देखिए क्या हुआ कि ये जो 1945 के बाद में जर्मनी का शहर न्यूरेमबर्ग, यहाँ एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई, और जर्मन के जो युद्धबंदी थे, जर्मनी के जो सैनिक थे, जो नात्सी दल के थे, उन सभी को कैद कर लिया गया, बंद कर लिया गया, और उन पर इस अदालत में मुकदमा चला। अब मुकदमा तो चला, लेकिन मुकदमा के ऊपर क्या इनके ऊपर आरोप था? देखिए, हालांकि ये आरोप नहीं था, ये एक हकीकत थी। हकीकत क्या थी कि इन लोगों ने, जो नात्सीवादी लोग थे या नात्सी दल से संबंधित थे, या फिर हम कहें कि हिटलर के विचारों को मानने वाले जो थे, इन नात्सियों ने इनके लिए क्या किया था? इन्होंने लगभग द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा था। इसके अलावा 2 लाख जिप्सी समुदाय के लोगों को भी मारा था। इसके अलावा 10 लाख पोलैंड निवासियों को भी मारा, पोलैंड के लोगों को भी मारा। और इसके साथ साथ देखो, जब शासक बना था हिटलर, तो हिटलर ने क्या किया, जैसे जर्मनी की सत्ता हिटलर ने अपने हाथों में ली, हाथों में लेने के पश्चात उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती प्रारंभ की। और ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती प्रारंभ करने के लिए उसने एक सर्वे भी करवाया जर्मनी में। और सर्वे में उसके सामने एक चीज आई कि भाई हमारे जर्मनी में लगभग 70,000 लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं।
चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, कि जर्मनी में लगभग 70,000 लोग अपंग हैं। एडोल्फ हिटलर जो था उसको अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी, और यदि किसी एक घर में कोई एक व्यक्ति अपंग होता है, अपाहिज होता है, तो उस अपाहिज के लिए उसकी देखभाल करने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को उसके सहारे की जरूरत पड़ती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को की सहारे की जरूरत होती है उस अपंग व्यक्ति को। इसलिए जो हिटलर था उसका ये मानना था कि एक अपाहिज व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति को, बिल्कुल फिट व्यक्ति को अपने साथ उसकी सहायता के लिए रखता है, उसकी केयर करने के लिए रखता है, जिसकी वजह से उसको अधिक से अधिक सैनिक नहीं मिल पा रहे थे। तो उसने एक फरमान जारी किया, एक आदेश पारित किया। आदेश क्या था? पहले तो ये सूची बनवाई कि कौन कौन कहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाए। सूची में सामने आया साहब 17,000 लोग हैं जर्मनी में जो अपंग हैं। उन सबको बुलाया गया और उन सबको बुला के और एक गैस चैम्बर में उनको डाल दिया गया। अब आपको हम आगे बताएंगे कि ये गैस चैम्बर जो थी वो क्या था। देखिए, हम आपको बता दें कि एक बड़ा कमरा हुआ करता था ऐसा, जिसका ये दरवाजा होता था, ये पूरा पैक होता था ये कमरा। इस कमरे की ऊपर की दीवार पर एक पाइप लगा होता था, जहां ये जो हिटलर है उसने ये ऐसा गैस चैम्बर बनवा रखा था। इसमें क्या होता था? इसमें लोगों को बंद किया जाता था। जैसे इस कमरे की जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है, वो लगभग 100 लोग आ सकते हैं इसमें। लेकिन अब इस कमरे की क्षमता से भी अधिक लोगों को पहले तो ठूंसा जाता था। जैसे 100 की क्षमता है इसमें, तो यहाँ लगभग 150 लोग अंदर बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में ये जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के बाद में कोई खिड़की उधर इस दरवाजे के अलावा कोई खिड़की नहीं है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। यहाँ ऊपर की दीवार पर एक पाइप लगा हुआ है, और इस पाइप का जो कनेक्शन है वो बाहर की मशीनों से है, और मशीनों को ऑन कर दिया जाता था। ऑन करने के बाद में इस पाइप के सहारे से जहरीली गैस जो है वो इस कमरे में जाया करती थी, और 15 से 20 मिनट के बीच तक ये गैस जो है वो इस कमरे में ही रहती थी। गैस को रोक करके यहाँ से सील कर दिया जाता था इस पाइप को, और आधा घंटे के बाद में ये कमरा खोल के देखा जाता था तो ये जो कमरा होता था वो लाशों का ढेर होता था। ऐसे कई सारे गैस चैम्बर बनवा रखे थे हिटलर ने, और इन्हीं गैस चैम्बरों में उसने क्या किया, अपने राज्य के लगभग 70,000 अपंग लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया। तो इनके ऊपर जो था न्यूरेमबर्ग की जो अदालत थी, सैनिक अदालत, उस पर नाज़ियों के ऊपर जो सैनिक पकड़े गए थे उनके ऊपर ये आरोप लगे, उन्होंने 60 लाख यहूदियों को मारा, 2 लाख जिप्सियों को मारा, 10 लाख पोलैंड के निवासियों को मारा, और जर्मन के लगभग 70,000 अपंगों को मारा। और इसमें जिन लोगों के ऊपर ये केस चला, हालांकि ये जो केस था, इस केस में लगभग 11 ही ऐसे नाज़ी थे जिन पर ये अपराध सिद्ध हुआ और इनको मौत की सजा सुनाई गई। न्यूरेमबर्ग की जो अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत थी, उस अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत में इन केवल 11 नाज़ियों को मौत की सजा सुनाई दी गई, मौत की सजा दी गई। इसके बाद में अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है वाइमर गणराज्य का उदय। वाइमर गणराज्य, ये पहला पॉइंट है आपका, वाइमर गणराज्य का उदय। देखिए, ये जो गणराज्य है, ये गणराज्य है जर्मनी का। इसका उदय हुआ किस प्रकार हुआ? इसका उदय हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद। देखो, प्रथम विश्व युद्ध को हम पहले बता चुके। प्रथम विश्व युद्ध
शुरू हुआ था 1914 से 1918 तक चला ये। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस युद्ध में प्रारंभ के 2 साल तक 14 से 16 तक धुरी राष्ट्र को सफलता मिली और इन्होंने क्या किया, मित्र राष्ट्र के 2 देश फ्रांस और बेल्जियम, फ्रांस और बेल्जियम इनको उन्होंने पराजित कर दिया, जिसकी वजह से इनका उत्साह जो है वो दुगना चौगुना हो गया। किसका? जर्मनी का। कब की बात कर रहे हैं हम? प्रथम विश्व युद्ध की। लेकिन इसके पश्चात क्या हुआ कि अमेरिका भी इस युद्ध में आ गया और जब अमेरिका इस युद्ध में आ गया तो जो अमेरिका जो आया इस युद्ध में वो मित्र राष्ट्र की ओर से आया और मित्र राष्ट्र की ओर से जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया तो मित्र राष्ट्रों की जो शक्ति थी वो दुगनी तिगनी हो गई और उसके पश्चात 16 के पश्चात जो युद्ध लड़ा गया 17 में और 18 में, इन 2 सालों में हर मौके पर, हर मोर्चे पर धुरी राष्ट्र को ये युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और अंततः इसका जो परिणाम आया वो आप लोगों को पता है कि इसका परिणाम आया धुरी राष्ट्र की पराजय। ये प्रथम विश्व युद्ध जो है, जिस संधि के पश्चात इस युद्ध को रोकना पड़ा था वो संधि थी वर्साय की संधि। वर्साय की संधि 1919 में हुई थी ये संधि और इस संधि के अंतर्गत देखो कई सारी जो चीजें हैं वो जर्मनी देगा मित्र राष्ट्रों को, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद में क्या हुआ कि इस युद्ध के पश्चात जब ये मित्र राष्ट्रों से धुरी राष्ट्र पराजित हो गए, उसके पश्चात क्या हुआ कि जर्मनी की जो संसद है, हम बात कर रहे हैं 1918 की, जब ये युद्ध समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध, उस समय जर्मनी की जो संसद है, जर्मनी की संसद का नाम है राइखस्टैग। दोबारा से बता दें हम आपको, जर्मनी की संसद को कहा जाता है राइखस्टैग। 1918 में जब जर्मनी की पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उसके पश्चात राइखस्टैग का गठन किया गया, यानी कि इसका निर्वाचन किया गया, चुनाव हुए और चुनाव में जितने भी पुरुष थे और महिलाएं थी उन सभी को सार्वभौमिक मताधिकार का हक मिला, यानी कि सभी स्त्री और पुरुष जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है उन सभी को मत देने का अधिकार दिया गया। जो लोग चुनेंगे अब राइखस्टैग के सदस्यों को, राइखस्टैग क्या है? जर्मनी की संसद। और इसके पश्चात क्या हुआ कि 1918 में जर्मन संसद यानी कि राइखस्टैग का गठन किया गया, नए सदस्यों का निर्वाचन हुआ और नए सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात क्या हुआ, अभी आपको बताया था कि 1919 में एक संधि हुई, संधि का नाम था वर्साय की संधि। और वर्साय की जो संधि हुई थी वो जर्मनी और मित्र राष्ट्रों की हुई थी। मित्र राष्ट्रों ने ये कहा कि हमारा जितना भी खर्चा आया, जितना भी हमारा नुकसान हुआ वो आप लोगों की वजह से हुआ है, अब इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी के पास में कुछ भी नहीं बचा। जर्मनी ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की और इस युद्ध को रोकने के लिए उसने अमेरिका का सहारा लिया। अमेरिका को साथ लेकर वो मित्र राष्ट्रों के पास में पहुंचा कि साहब हमारी संधि करवाओ। मित्र राष्ट्रों ने कहा कि अब संधि करनी है आपको तो हमारी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा, और यही शर्तें शामिल की गई वर्साय की संधि में। इसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो इसके अंदर ये हुआ कि पोलैंड और डेनमार्क ये जो थे
पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और लिथुआनिया, ये सब मित्र राष्ट्रों से संबंधित देश थे। मित्र राष्ट्रों की तरफ से ये लोग जो हैं उन्होंने जर्मनी के साथ में संधि की और उन्होंने कहा कि भाई आप हमको ऐसे करो, अपने उपनिवेश दे दो, जिन देशों को आपने अपना गुलाम बना रखा वो दे दो आप हमें, आपकी कोयले की खानें दे दो हमें, और लोहे की खानें दे दो आप हमें। इन पर अब हम ही यहां से जो इनमें से जो खनिज निकलेंगे उनको काम में हम ही लोग लेंगे। हम मतलब कौन? पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और लिथुआनिया, ये जो देश थे वो मित्र राष्ट्रों की ओर से थे। जर्मनी जो था वो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करता था कि ये जो उपनिवेश थे उन्होंने कहा कि आप हमें अपने उपनिवेश दे दो, कोयले की खानें दे दो, लोहे की खानें दे दो, और इसके साथ साथ में हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए आपको हमें 6 अरब पौंड ये और चुकाने होंगे। अगर इन सबको चुकाने की देने की आप सहमति रखते हो तभी इस संधि को पूर्णतः माना जाएगा सही, तभी इस संधि को स्वीकार किया जाएगा। और इस संधि के अंतर्गत जर्मनी को, क्योंकि ये युद्ध रोकना था, उसके पास में इस युद्ध को रोकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जर्मनी ने इनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया और शर्तों को स्वीकार करते हुए ये सारी जो चीजें थी, ये पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और लिथुआनिया इनके पास में आ गई। और इसके बाद में क्या हुआ वो बताएंगे हम आपको कल।